सभी साथियों का RSD कोचिंग में स्वागत है। हमने जो आधुनिक इतिहास की जो श्रृंखला शुरू की थी, 6 की 6 यूरोपियन कंपनियां हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे बंगाल कि बंगाल में अंग्रेजों ने अपना राजनीतिक अधिकार कैसे काम किया। बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आज का अपना चैप्टर रहेगा बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब बंगाल और अंग्रेज। मैंने कंपनियों में बताया था आपको कि 1651 में बंगाल का सूबेदार कौन था? शाह शुजा। बंगाल का सूबेदार शाह शुजा। इसने कितने के बदले भाई? 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल में कंपनी को व्यापार करने का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि हुगली में, कासिम बाजार में, पटना में, राजमहल में फैक्ट्रियों की स्थापना की। 1658 ईस्वी में 3 गांव की जमींदारी प्राप्त हुई। कौन कौन से थे? सुत्तानाठी, गोविंदपुर और कालीकत्ता। नाम बदलकर क्या किया? कलकत्ता। कलकत्ता का संस्थापक कौन है? जॉब चार्नोक। कलकत्ता में किसकी स्थापना की गई? विलियम फोर्ट की स्थापना की गई। विलियम फोर्ट का पहला गवर्नर कौन बना? चार्ल्स आयर बना। और बंगाल को मद्रास से अलग क्या बना दिया गया? प्रेसिडेंसी बना दिया गया। सही है। तो 1698 ईस्वी में कंपनी को कितने गांवों की जमींदारी प्राप्त हो जाती है? 3 गांवों की जमींदारी प्राप्त हो जाती है। फिर आया 1717 और मुगल बादशाह कौन था भाई? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर। फर्रुखसियर एक बीमारी से ग्रसित था। जॉन सरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेज दूत मंडल इसके दरबार में आया। इन्होंने मतलब इसके साथ एक डॉक्टर भी था जिसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। बीमारी का इलाज किया। मुगल बादशाह खुश हुआ और उसने कहा 3000 के बदले बंगाल, 10,000 के बदले सूरत, मुंबई, टकसाल में डले सिक्के मुगल साम्राज्य में चलेंगे और कलकत्ता के आसपास भूमि खरीदने का अधिकार मिल गया। तो ऐसा कहते हैं कि फर्रुखसियर ने बंगाल में कितने के बदले व्यापार करने का अधिकार दे दिया? 3000 रुपए के बदले बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। अब फर्रुखसियर के समय जो बंगाल का सूबेदार है वो था मुर्शिद कुली खान। कौन था? अब बंगाल के नवाब बनने शुरू होंगे जो हम पढ़ेंगे। पहला नवाब आता है आपका मुर्शिद कुली खान। प्रश्न आता है कि यह कौन था भाई? बंगाल का सूबेदार था। कौन था? बंगाल का सूबेदार था। ऐसा कहते हैं कि जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था, मैंने आपको उत्तर वैदिक काल, उत्तर मतलब मुगल काल में पढ़ा है मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला एक अयोग्य था, है ना। वो 1719 से लेकर 1748 तक भारत का राजा रहेगा, मुगल बादशाह रहेगा। उसी के समय नादिर शाह का आक्रमण होता है, मैंने बताया है। तो मोहम्मद शाह रंगीला एक अयोग्य राजा है और इसके समय अनेक राज्य हैं वो स्वतंत्र हो गए। जैसे हैदराबाद चिनकिलीज खान ने अलग कर लिया, अवध शहादत खान ने कर लिया और बंगाल मुर्शिद कुली खान ने कर लिया। जब राजा कमजोर होता है तो उसके जो मंत्री, जो सूबेदार होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। इसी के ठीक नाक के नीचे, दिल्ली के नीचे अवध स्वतंत्र हो गया, बंगाल स्वतंत्र हो गया, हैदराबाद स्वतंत्र हो गया। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय, मोहम्मद शाह रंगीला के समय इसने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की। स्वतंत्र बंगाल की क्या की भाई? स्थापना की। पहले बंगाल किसके अधीन था? मुगल बादशाह के अधीन था। यह उन्हीं का क्या हुआ करता था? सूबेदार हुआ करता था। लेकिन मुगल बादशाह कौन बना? मोहम्मद शाह रंगीला। और वह एक अयोग्य था और इसने अपने आप को बंगाल, दिल्ली सल्तनत से क्या कर लिया? अलग घोषित कर लिया और बंगाल क्या बन गया? एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। फिर उस समय पूरे बंगाल की राजधानी क्या हुआ करती थी? ढाका। अच्छा, बंगाल का मतलब यह है वर्तमान का बांग्लादेश, वर्तमान का पश्चिमी बंगाल, आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा और असम का सिलट जिला, यह पूरा का पूरा बंगाल हुआ करता था। और उस समय बंगाल प्रांत की जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी थी? इसने राजधानी ढाका से क्या बना ली? मुर्शिदाबाद। क्या बना ली भाई? मुर्शिदाबाद बना ली। और 1727 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आपको 3-4 बातें याद करनी है। वो सारी चीजें मैंने आपको कंपनी में पढ़ा दी। यहां से आप लोग पढ़ना कि मुर्शिद कुली खान कौन था? बंगाल का सूबेदार था।
इसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की और इसने बंगाल की राजधानी ढाका से क्या बना दी, मुर्शिदाबाद बना दी। इसके बाद राजा बनेगा सुजाउद्दीन। कौन बनेगा भाई, सुजाउद्दीन। और यह राजा रहेगा भाई 1727 से लेकर 1739 तक बंगाल का नवाब है, ऐसा कहते हैं। कौन था यह है, तो यह इसका दामाद था। यह कौन था भाई, हाँ किसका, मुर्शिद कुली खान का क्या था, दामाद था। ठीक है भाई, लेकिन कैसा राजा था, यह एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था। इसने कोई काम नहीं किया भाई, नामात्र का बनता है तो बीच में पढ़ लेते हैं। कोई क्रम से पूछ लेगा कि बताओ बंगाल के नवाबों का व्यवस्थित क्रम लगाओ, तो आप उसमें पढ़ोगे मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, ऐसे पढ़ोगे। इसके बारे में कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा यूं पढ़ लेना कि मुर्शिद कुली खान के बाद राजा कौन बना, सुजाउद्दीन बना। कौन था यह, मुर्शिद कुली खान का दामाद था। कैसा राजा था, अयोग्य राजा हुआ करता था। इसके बाद राजा बनेगा भाई आपका सरफराज। कौन बनेगा, सरफराज। और यह राजा रहेगा आपका 1739 से लेकर 1740। देखो भाई, यह सुजाउद्दीन का बेटा है। कौन है, सुजाउद्दीन का बेटा है, सुजाउद्दीन का पुत्र था। अच्छा, इसके समय याद करो बंगाल में बिहार भी है, बंगाल में उड़ीसा भी है, बंगाल में झारखंड भी है, बंगाल में बांग्लादेश भी है। इस समय जब साम्राज्य बड़ा होता है तो अलग अलग क्षेत्रों पर सूबेदारों की यानी गवर्नरों की नियुक्ति की जाती है। तो इसने या इसके समय जो बिहार का जो सूबेदार था वो था अलीवर्दी खान। कौन था, अच्छा सबसे पहले बता देता हूं कि इसने एक उपाधि धारण की थी, उसका नाम है, इसने एक उपाधि धारण की, उपाधि का नाम है आदम उद दौला हैदर जंग सरफराज खान, ये इसने उपाधि धारण की। ठीक है भाई, आदम उद दौला हैदर जंग सरफराज खान की उपाधि धारण की। ठीक, इसने अलीवर्दी खान को, अली वर्दी खान को कहां का सूबेदार बनाया, बिहार का। कहां का बनाया भाई, बिहार का सूबेदार बनाया। फिर बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खान और सरफराज के मध्य एक युद्ध होता है, उस युद्ध को बोलते हैं गिरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, एक जगह का नाम है भाई, गिरिया का युद्ध। और ये गिरिया का युद्ध कब होगा, 1740। किस किस के मध्य होगा, सरफराज और अली वर्दी खान के मध्य हुआ। और इस युद्ध में कौन जीत गया, कौन मारा गया, और बंगाल का अगला राजा कौन बन गया, समझो। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना है वो करता मुर्शिद कुली खान। ठीक है भाई, और मुर्शिद कुली खान ने ढाका की जगह मुर्शिदाबाद को बंगाल की क्या बनाया, राजधानी। उसके बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठा, एक अयोग्य है। उसके बाद उसका बेटा कौन बैठा, सरफराज। सरफराज ने एक उपाधि धारण की, उस उपाधि का नाम है आदम उद दौला हैदर जंग। और ऐसा कहते हैं कि इसने बिहार का सूबेदार किसको बनाया, अलीवर्दी खान को बनाया। फिर अलीवर्दी खान और सरफराज के मध्य एक युद्ध होता है, उस युद्ध का क्या नाम है, गिरिया का युद्ध, 1740 में। इस युद्ध में अलीवर्दी खान ने किसकी हत्या कर दी, सरफराज को पराजित किया और उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। अब राजा कौन बन गया भाई, अलीवर्दी खान राजा बन गया। अब देखो भाई, अलीवर्दी खान 1740 से लेकर 1756 तक बंगाल का क्या रहेगा, नवाब रहेगा। नवाब, बंगाल के राजा को बोलते हैं नवाब बोलते हैं। ठीक है, पहली बात, शासक बनने से पहले क्या था, तो भाई शासक बनने से पहले बिहार का सूबेदार था या गवर्नर था, एक ही बात है भाई। और सुनो, ऐसा कहते हैं कि इसके शासनकाल में कि जब मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह हुआ करता था, उसके समय मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को अलग कर लिया। उन्होंने मान्यता नहीं दी, वो अयोग्य थे, इसलिए आक्रमण नहीं कर पाए। अब जैसे ये राजा बना तो इसने मुगल बादशाह को 2 करोड़ का नजराना भेंट किया कि मैं बंगाल का नवाब हूं और मैं 2 करोड़ रुपए आपको
उपहार स्वरूप भेंट करता हूं, आप मान्यता दो। और ऐसा कहते हैं कि मुगल बादशाह ने पहला बंगाल का जो शासक माना वो किसको माना? अलीवर्दी खान को। मतलब इसने मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह को क्या भेंट किया? 2 करोड़ का नजराना, यानी क्या दिया? उपहार दिया। समझ गए भाई? उसके बाद क्या हुआ? इसके शासनकाल में बार बार कौन आक्रमण करते हैं? मतलब इसके साथ मराठों का क्या हुआ? संघर्ष हुआ। बार बार मराठे आक्रमण करते हैं। अब आक्रमण करते हैं तो इसको हानि होती है। इसने मराठों के साथ क्या कर ली? संधि। क्या कर ली भाई? और उस संधि के तहत मराठे 2 कर लिया करते थे। एक कर का नाम है आपका सरदेश मुखी, एक कर का नाम है चौथ कर। ऐसा कहते हैं कि इसने मराठों को चौथ कर के रूप में कितने लाख? 12 लाख रुपए वार्षिक कर देने का क्या लिया? फैसला लिया, यानी वादा किया। मराठों के साथ संधि की और 12 लाख रुपए वार्षिक कर देने का क्या लेता है? वादा कर लेता है। ऐसा कहते हैं कि बंगाल में यूरोपियन आए हुए हैं। भाई बंगाल में अंग्रेज भी हैं, बंगाल में डच भी हैं और बंगाल में फ्रेंच भी हैं। सारे के सारे यूरोप महाद्वीप के, इसलिए इनको बोलते हैं यूरोपियन। क्या बोलते हैं? इन्होंने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खी से की है। किससे की है? और यह कहता है कि जिस प्रकार मधुमक्खी को न छेड़ा जाए तो वह शहद देती है, अगर उनको छेड़ दिया जाए तो वह काट काट कर पागल बना देती है। सही बात है। उसी प्रकार यूरोपियन है। अगर आप इनको नहीं छेड़ोगे तो ये अपना व्यापार करेंगे, बदले में आपको टैक्स देंगे। अगर आप इनको छेड़ोगे तो आपका ही नुकसान होगा। ये आपको ही खाने के लिए भागेंगे, आपकी रियासत पर ही आक्रमण करेंगे और अधिकार कर लेंगे। ये वाली बात है। तो ये प्रश्न आता है कि किसने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों से की? तो इसने यूरोपियन की तुलना किससे की भाई? मधुमक्खियों से की है। अच्छा, इसका कोई भी पुत्र नहीं था। इसके पुत्र, इसकी 3 बेटियां थी। कितनी बेटी थी? 3 बेटी। भाई इसके 3 बेटी थी। जैसे एक का नाम था अमीनी बेगम, एक का नाम था घसीटी बेगम, एक का भाई पता नहीं क्या था। ऐसा कहते हैं एक की जो शादी है वो पटना के नवाब के साथ कर दी, एक की शादी इसने ढाका के नवाब के साथ कर दी और एक की शादी इसने पूर्णिया के नवाब के साथ कर दी। ठीक है भाई। पटना के नवाब के साथ की जो इसकी सबसे छोटी बेटी थी, इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। जो इसका दोहिता हुआ ढाका के जो नवाब के साथ की थी इसकी बेटी, उसका नाम था घसीटी बेगम। क्या नाम था? घसीटी बेगम। और पूर्णिया का जो नवाब हुआ करता था और उसका बेटा, उसके बेटे का नाम था शौकत जंग। क्या नाम था? शौकत जंग। ठीक है भाई। अलीवर्दी खान की 3 बेटियां हैं, इसका कोई भी बेटा नहीं है। इसने अपना उत्तराधिकारी अपनी सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को बना दिया। मतलब इसने किसको अपना नवाब बनाया? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन है? इसका दोहिता है। देखो भाई, अब पढ़ोगे आप सिराजुद्दौला। देखो ये राजा बनेगा आपका 1756 और कब तक रहेगा? 57 तक। 1756 से 1757। कौन है ये? मैंने अभी बताया, यह है अलीवर्दी खान का दोहिता है भाई। अलीवर्दी खां का दोहिता है। एक बात बताओ, जब ये राजा बना तो अलीवर्दी खान की और जो 2 बेटियां थी, क्या वो इसका विरोध नहीं करेंगी? तो विरोध करेंगे। जब ये राजा बना तो इसके अनेक विरोधी हो गए। देखो जैसे कौन कौन विरोधी बने? विरोधी गुट। कौन कौन है? हाँ भाई, मौसी का क्या नाम है? एक तो मौसी घसीटी बेगम। हाँ भाई, पूर्णिया का नवाब का क्या नाम है? शौकत जंग। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग। नाम में जंग लगा तो जंग तो करेगा ही। एक इनका सेनापति हुआ करता था जिसका क्या नाम है? मीर जाफर। क्या नाम है भाई? मीर जाफर। एक भाई धनी लोग हुआ करते थे, शहर में सेठ होते हैं जिनको बोलते हैं जगत सेठ। क्या नाम था? बड़ा जमींदारी वर्ग का नेता हुआ करता था राय दुर्लभ। कौन भाई? ये इसके क्या हैं? विरोधी। क्या हैं? विरोधी हैं। समझो भाई, अलीवर्दी खान ने अपने दोहिते सिराजुद्दौला को गद्दी पर बैठाया, यानी बंगाल का नवाब बनाया।
नवाब बनते ही इसके इतने विरोधी हैं। एक तो मोसी घसीटी बेगम, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, सेनापति मीर जाफर, जगत सेठ और राय दुर्लभ, पूरा का पूरा क्या है, इसके विरोधी हैं। ठीक है भाई। उसके बाद देखो, जब ये पूरे के पूरे विरोधी हो गए तो अंग्रेज भी बंगाल में है, कंपनी भी बंगाल में है, और वो क्या चाहते हैं कि यार कोई ऐसा नवाब बने या ऐसा राजा बने जो हमारे बातें माने, वरना जो भी राजा बनेगा तो हमें बार बार उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, बार बार अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर नवाब ही अपने काम का बन जाए तो हमें भी व्यापार करने में आसानी रहेगी। तो कंपनी ने सम्राट के या नवाब के विरोधियों को शरण देनी शुरू की, आओ यार कभी मिलो हमसे क्योंकि अच्छे जिनके दुख एक जैसे होते हैं वो अच्छे मित्र होते हैं। इनको बंगाल का नवाब चाहिए और कंपनी को ऐसा नवाब चाहिए जो उनकी बात माने, तो ये अंग्रेजों से मिलते हैं। ठीक है, अगली बात ऐसा कहते हैं कि पहली बात तो जो कंपनी है भाई, अंग्रेज कंपनी नवाब के विरोधियों को क्या दे रही है, शरण। नवाब के विरोधियों को शरण दे रही है भाई, कंपनी नवाब के विरोधियों को शरण दे रही है। अगली बात याद करो, आपका मुगल बादशाह हुआ करता था शाह सुजा, हाँ, जो बंगाल का सूबेदार था। अगला मुगल बादशाह हुआ आपका फर्रुख सियर। इन्होंने कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया, तो उनमें एक कार्ड दिया जाता था, उसको बोलते थे दस्तक। क्या बोलते थे? हाँ भाई, आप परमिट बोलते हो, आप लाइसेंस बोलते हो, एक ही बात है। जैसे सपोज करो फर्रुख सियर ने 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दे दिया। अधिकार दिया तो सम्राट उसको क्या बना के देगा, एक कार्ड, कि भाई कार्ड दिखा देना। अब सपोज करो कंपनी ने 100 किलो सामान खरीदा, ठीक है भाई, और कंपनी को ये कलकत्ता से कहा लेके जाना है, ढाका लेके जाना है, और ढाका पर नवाब की क्या बनी होगी, चौकी। हाँ भाई, बंगाल का जो नवाब उसकी चौकी बनी होगी। और जैसे ही कोई व्यक्ति, कंपनी का कोई कर्मचारी कलकत्ता से ढाका पहुंचा तो वहां चौकी पर रोकेंगे। हाँ भाई, कौन? कंपनी के आदमी है। किसका सामान है? कंपनी का है। कितना है? 100 किलो है। टैक्स? बोले परमिट है। क्या है भाई? परमिट दिखा दिया, उसको जाने दिया। सही है भाई। अब कंपनी के कर्मचारी क्या करने लगे, जैसे 50 किलो सामान खरीदे। बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में जैसे चाय होती है, तो सपोज करो चाय खरीद ली 50 किलो खरीद ली। उसके बाद उन्होंने खुद भी अपनी खरीद ली 25 किलो खरीद ली। टोटल हो गई 50 प्लस 25। 50 कंपनी की है, 25 खुद की है, खरीद ली। उसके बाद पहुंचे ढाका, ढाका में चौकी है, रोकी। हाँ भाई, क्या है? चाय है। किसकी है? कंपनी की है। कितनी है? 75 किलो है। टैक्स? परमिट दिखा दिया। अच्छा, परमिट तो कितने का ही था भाई, कंपनी का कितना है? 25 मेरा खुद का है, लेकिन मैंने क्या बता दिया, कंपनी का है, तो मेरा टैक्स नहीं लगा ना। इसलिए कर्मचारी दस्तक का क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। फिर कंपनी और भी तेज है, भारतीयों पर टैक्स लगता है भाई। कंपनी को तो क्या बनाकर दे दिया, कार्ड। जो भारतीय व्यापारी उन पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अब सपोज करो अंग्रेजों ने भारतीयों से मिलना शुरू किया, यार तुम्हारा कितना टैक्स लगता है? बोला 1 किलो पर 1 रुपए। अच्छा, 100 किलो लेके जाओ तो बोलो 100 रुपए। एक काम करो, हमारा कार्ड लेके जाओ, सिर्फ 50 हमें दे देना, 50 तुम्हारे बच जाएंगे। नवाब को क्या मिला? 0। मतलब अंग्रेजों ने भारतीय व्यापारियों को अपना कार्ड दे दिया। 100 किलो पर 100 रुपए टैक्स लगेगा। अंग्रेजों ने कहा 50 दे दो। कितना दे दो? 50 दे दो। तो 50 दे दिया, 50 व्यापारियों के बच गए, लेकिन सम्राट को कुछ नहीं मिला। तो एक ये कारण आता है कि कंपनी किसका दुरुपयोग कर रही है, दस्तक का दुरुपयोग कर रही है। कंपनी किसको शरण दे रही है? नवाब के विरोधियों को शरण दे रही है। ठीक है भाई। और बात, उसके बाद क्या हुआ, एक बार जो आपका सिराजुद्दौला है, यह कासिम बाजार फैक्ट्री देखने के लिए, अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री लगाई थी, कासिम बाजार फैक्ट्री, इसका दौरा करने के लिए गया। और यहां पर गया तो भाई प्राइवेट कंपनी है अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने एंट्री नहीं करने दी। पूरा रिसेप्शन है, पूरा शेड्यूल है, कौन हो, कहां जाएगो, अपॉइंटमेंट है कि नहीं है, पूरा शेड्यूल है। फिर सम्राट ने कहा, यार मैं बंगाल का राजा हूं, बंगाल का नवाब, आप मेरे को कंपनी नहीं देखने दो। तो उसने सेना बुला ली। सेना बुला ली तो भाई सम्राट ने क्या काम किया, पूरे के पूरे कलकत्ता पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कलकत्ता पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और वहां से अंग्रेजों को भगा दिया और कलकत्ता पर अधिकार करके और कलकत्ता का नाम बदल दिया। और कलकत्ता का नाम बदल कर क्या कर दिया, अलीनगर। क्या कर दिया भाई, अलीनगर। और जो कलकत्ता की जो चाबियां हैं वो किसको सौंप दी, माणिक चंद को सौंप दी। कलकत्ता की जो चाबियां किसको सौंप दी भाई,
माणिक चंद को सौंप दी। ठीक है भाई, एक व्यक्ति है माणिक चंद, उसको सौंप दी, इतना काम हो गया। कहने का मतलब नवाब है, उसके बहुत सारे विरोधी हैं। कंपनी नवाब के विरोधियों को शरण दे रही है, कंपनी दस्तक का दुरुपयोग कर रही है। कंपनी ने नवाब को कासिम बाजार फैक्ट्री का इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण नहीं करने दिया। नवाब ने कासिम बाजार फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया, मतलब कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता का पर अधिकार कर नाम बदल दिया, नाम रखा अलीनगर, और कलकत्ता की चाबियां किसको सौंप दी? माणिकचंद को सौंप दी। इसी बीच एक घटना और होती है, उसको बोलते हैं काल कोठरी की त्रासदी। या घटना एक ही बात है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। और यह घटना होती है आपकी 20 जून 1756 को। ठीक है भाई, 20 जून 1756 को एक घटना हुई। इस दिन क्या हुआ कि बंगाल का जो नवाब है उसने कितने अंग्रेजों को भाई? 146 अंग्रेजों को क्या कर दिया? एक छोटे से कमरे में क्या कर दिया भाई? बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन उनमें से, अगले दिन कब? 21 जून को कितने बचे? 23 बचे। कितने बचे भाई? बाकी सारे मर गए। ठीक है, इस घटना की जो जानकारी देता है वो एक व्यक्ति देता है जिसका क्या नाम है? हालवेल। क्या नाम है भाई? ठीक। काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को हुई। क्या है कि बंगाल के नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक 14 बाई 10 के कमरे में डुस दिया, जिसमें रोशनदान भी नहीं था, खाली एक दरवाजा था। पूरा का पूरा बाहर से बंद कर दिया, लॉक कर दिया। अगले दिन जब उसमें खोला तो महज कितने व्यक्ति जिंदा बचे? 23 बचे। और इस बात की पूरी जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन है? हालवेल है। हालवेल इन 23 में से एक बंदा है। और हालवेल ने इस पूरी घटना का जो वर्णन किया है अपनी पुस्तक अलायंस द वंडर में किया है। ठीक है भाई, ठीक, इतना काम हो गया। अब याद करो, मद्रास में अंग्रेज हैं। जब दूसरा कर्नाटक युद्ध पड़ा है तो मैंने बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव महज अपने 210 सैनिकों के साथ अरकाट का घेरा तोड़ देता है। तो यह बात जब रॉबर्ट क्लाइव को पता चली कि कलकत्ता से कंपनियों को भगा दिया है, अंग्रेजों को भगा दिया और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, तो रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से आता है। जो रॉबर्ट क्लाइव है, अपना एक साथी और है जिसका नाम है वाटसन। क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव वाटसन के साथ कहां से चलता है भाई? मद्रास से। और कहां पर आएगा? कलकत्ता। कलकत्ता आया और कलकत्ता की चाबियां किसके पास हैं? और माणिकचंद ने बिना कुछ सोचे, बिना कोई समझे, जैसे रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता पहुंचा, माणिकचंद सामने से जाकर गए, बोला लो कलकत्ता की चाबियां। आप कौन? बोला मैं माणिकचंद। कौन? बोला नवाब ने कलकत्ता की सारी चाबियां मेरे को दी है, तो ये चाबी आप संभालो। मैं क्यों? अरे भाई आप ही रखो, आप बड़े व्यक्ति हो। कहने का मतलब यह है माणिकचंद ने कलकत्ता की चाबियां या कलकत्ता किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है भाई, अब एक संधि होगी। अब नवाब और वापस कलकत्ता पर अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों को हो गया, इसलिए एक संधि होगी। उस संधि का नाम है अलीनगर की संधि। कौन सी संधि भाई? अलीनगर की संधि। देखो भाई अलीनगर की संधि क्या है। अलीनगर की संधि होगी 9 फरवरी को। कब होगी? 1757। किस किस के मध्य होगी? अंग्रेज, और अंग्रेजों की ओर से कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। कौन है भाई? रॉबर्ट क्लाइव। और आगे कौन है भाई? बंगाल का नवाब। अंग्रेज और बंगाल के नवाब का नाम क्या है? सिराजुद्दौला। क्या नाम है? सिराजुद्दौला। इन दोनों के मध्य एक संधि हुई। ठीक है भाई, इस संधि में देखो क्या क्या शर्तें हुआ करती थी। पहली बात, कंपनी ने कहा यार तूने इंस्पेक्शन किया, अधिकार कर लिया, कल को दोबारा आ गया तो, या तेरा जैसा और कोई व्यक्ति मुंह उठा के आ गया तो हम वापस किलेबंदी करेंगे। इस संधि के तहत कंपनी को कौन सा अधिकार मिल गया? कंपनी को किलेबंदी का अधिकार मिल गया कि कंपनी अपनी सभी फैक्ट्रियों की क्या कर सकती है? किलेबंदी का अधिकार दे दिया। फिर याद करो, कंपनी दस्तक का दुरुपयोग करती थी, तो नवाब ने सारे के सारे जो व्यापारिक अधिकार थे वो छीन लिए। अब नवाब ने वापस अधिकार प्रदान कर दी, बोले यार ठीक है जो करोगा आप कर लेना। कि कहने का मतलब कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान कर दिए, व्यापार करने की छूट दे दी भाई, व्यापारिक अधिकार दे दिए। ठीक, फिर
इसने कहा कि यार तुम्हारे चक्कर में मद्रास से आए, तेरी वजह से युद्ध हुआ है, इसलिए हर्जाना देना पड़ेगा। तो नवाब को क्या देना पड़ा? युद्ध हर्जाना देना पड़ा। फिर जब सम्राट ने कलकत्ता पर पूरा अधिकार कर लिया तो अब कलकत्ता उसके पास है, आसपास के क्षेत्र उसके पास है। उन्हें कहा सारा का सारा क्षेत्र वापस दो। नवाब ने जिस क्षेत्रों पर अधिकार किया था वो सारा वापस किसको देना पड़ा? कंपनी को। मतलब सभी क्षेत्र कंपनी को वापस देने पड़े, कंपनी को वापस देने पड़े। और नवाब को क्या देना पड़ा? युद्ध हर्जाना। नवाब को युद्ध हर्जाना देना पड़ा। फिर नवाब ने भी एक बात कही, यार जो तुम मेरे विरोधियों को जो शरण दे रहे हो ना, वो चाय पिलाते वो थोड़ा बंद करो। तो भाई कंपनी नवाब के विरोधियों को शरण नहीं देगी, नवाब के विरोधियों को शरण नहीं देगी। ये अलीनगर की संधि है भाई। किस किस के मध्य हुई? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई। इस संधि के तहत कंपनी को किलेबंदी का अधिकार मिल गया। कंपनी के सभी ट्रेड जो राइट्स थे सारे वापस कर दिए गए, सभी क्षेत्र कंपनी के वापस लौटा दिए गए। नवाब को युद्ध हर्जाना देना पड़ा और जो कंपनी है वो नवाब के विरोधियों को शरण नहीं देगी। ऐसा कहते हैं कि इस संधि की शर्तों को न तो अंग्रेजों ने माना न नवाब ने माना। अच्छा, नवाब ने युद्ध हर्जाना नहीं दिया, कंपनी दस्तक का दुरुपयोग करती रही और कंपनी ने नवाब के विरोधियों को शरण देना बंद नहीं किया। और ये सारे के सारे कारण कौन से युद्ध का कारण बनते हैं? पलासी का युद्ध। किस युद्ध का कारण बनते हैं भाई? पलासी का युद्ध। अब कौन सा युद्ध होगा? कारण ये सारे के सारे जो मैंने अभी बता दिया, पलासी का युद्ध। और पलासी का युद्ध कब होगा? 23 जून 1757। किस किस के मध्य होगा? अंग्रेज और बंगाल का नवाब। अंग्रेज और, अगर मैं यूं कहूं, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन है? बंगाल का नवाब। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और जबकि इसका सेनापति कौन था? मीर जाफर। बंगाल में एक जगह पड़ती है नदिया जिला, वहां पर यह क्षेत्र पड़ता है। यहां पर पलास के पेड़ अधिक थे, इसलिए युद्ध का नाम क्या पड़ा? पलासी का युद्ध। पलास के अधिक पेड़ होने के कारण युद्ध का नाम पड़ गया पलासी का युद्ध। किस के बीच में? अंग्रेज और बंगाल के नवाब के मध्य हुआ। अंग्रेजों का सेनापति है रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति कौन है? मीर जाफर। ऐसा कहते हैं कि जो मीर जाफर है वो किससे मिल जाता है भाई? अंग्रेजों से मिल जाता है, यानी रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया पूरा का पूरा। अगर मैं सेनापति हूं तो मेरे पीछे 20,000 की सेना खड़ी है, वो भी मेरे साथ ही है, मैं जिस साइड जाऊंगा उसी साइड से ना जाएगी। ऐसा कहते हैं। जब ये युद्ध शुरू होगा तो ऐसा कहते हैं जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है वो युद्ध में आता है तो उसका सेनापति मीर जाफर उससे कहता है कि आपको युद्ध में आने की क्या जरूरत है, आप तो महल में चलो, बाई चांस आपको कुछ हो गया तो आप सुरक्षित रहना जरूरी है, युद्ध हम संभाल लेंगे, आप टेंशन मत ना लो। कहने का मतलब बंगाल के नवाब को उसके सेनापति मीर जाफर ने वापस महल भेज दिया। एक साइड सेना किसकी खड़ी है? मीर जाफर की। एक साइड किसकी सेना खड़ी है? जैसे ही सिराजुद्दौला वापस चला गया, मीर जाफर किसके पास आता है? क्लाइव के पास। और आते ही सीधा हाथ मिलाता है कि मुबारक हो, आप युद्ध जीत गए। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा यार थोड़ा बहुत तो करे। उसने कहा कि आप टेंशन मना लो, सारी की सारी आर्मी अपने पास है, मैं सेनापति हूं, जितने भी सैनिक खड़े हैं सारे मेरे पास है, तो सेना बगावत नहीं करेगी। तो उसने कहा यार थोड़ा बहुत तो करे। तो उसने कहा कि सम्राट के 2 वफादार आदमी हैं। किसके 2 वफादार है भाई? सिराजुद्दौला के 2 व्यक्ति वफादार हैं। एक का नाम है मीर मदान और एक का नाम है मोहनलाल। ये कुछ वफादार ज्यादा ही हैं। और फिर तुम्हारे जो प्रतिद्वंदी है वो फ्रेंच है। वो यार सामने 101 व्यक्ति फ्रेंच के भी खड़े हैं, तो फ्रेंच। तो मीर जाफर ने कहा अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ करना भी है तो 2 तो व्यक्ति ये मीर मदान और मोहनलाल जो वो खड़े, और एक ये फ्रेंच टुकड़ी है, आप इनको मार दो। तो ऐसा कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने तोप का मुंह किस साइड कर दिया? इनकी साइड कर दिया, इनको भून दिया, मर गए। मर गए तो भाई जीतता कौन है? अंग्रेज। युद्ध तो हुआ ही नहीं, जीत गए। अंग्रेजों ने अपने वादे के अनुसार किसे बंगाल का नवाब बनाएंगे? मीर जाफर को। अब पूरी की पूरी सेना ने मीर जाफर को कंधे पर उठा लिया। अच्छा, और नारे लगाने लगे मीर जाफर जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। जब
महल की तरफ वापस आ रहे थे सेना जीत कर, तो सिराजुद्दौला महल के ऊपर खड़ा है। वो देख रहा है यार अपनी सेना अपने सेनापति को कंधे पर उठा रखा है और उसके जीत के नारे लगा रहे हैं। तो राजा क्या समझेगा कि युद्ध हम जीत गए। तो सिराजुद्दौला ने ऊपर से पूछा मीर जाफर को क्या हुआ। उसने कहा नीचे आ गया। भाई नीचे आओ। नीचे सिराजुद्दौला जैसे नीचे आता है तो मीर जाफर का बेटा होता है मीरन बहादुर, और मीरन बहादुर तलवार से सिराजुद्दौला की गर्दन उड़ा देता है। सिराजुद्दौला मारा गया और बंगाल पर किसका अधिकार हो गया। और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का क्या बना दिया, नवाब बना दिया। इतिहासकार कहते हैं पलासी का युद्ध नहीं, एक विश्वासघात है। युद्ध तो हुआ ही नहीं, पलासी का युद्ध क्या है, एक विश्वासघात है। एक इतिहासकार पणिक्कर कहता है कि जो पलासी का युद्ध है, इस युद्ध में कलकत्ता के यानी बंगाल के धनी लोगों ने और मीर जाफर ने बंगाल के नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया। एक इतिहासकार येदियुरप्पा सरकार कहता है कि जो पलासी का युद्ध है यह वह निर्णायक युद्ध है, मतलब एक ऐसा टाइम है, ऐसी घड़ी है कि इस युद्ध में मध्यकालीन इतिहास का अंत हो गया और आधुनिक इतिहास की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तो भाई पलासी का युद्ध है। इस युद्ध के बाद नवाब कौन बना, मीर जाफर। और किसने बनाया, अंग्रेज जो चाहे वो करते हैं। अब पूरा का पूरा बंगाल पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार होगा। आपको इतना ही पढ़ना है, पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव है और बंगाल का जो सेनापति है उसका नाम है मीर जाफर। इस युद्ध में मीर जाफर अंग्रेजों से मिल जाता है, सिराजुद्दौला मारा जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का नवाब किसको बना दिया, आपको मीर जाफर को बना दिया। ठीक है भाई।